नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 1 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 से टॉपिक नंबर 1.3, जिसमें हम पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासो की भाषा के विषय में विद्वानों में प्रायः मतभेद है। तो यहाँ रासो से मतलब है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर विद्वानों में हमें मतभेद दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। दोहों की ओर कुछ कवित्व यानी छप्पर की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचार रखे। इनका कहना था कि अगर हम इस रचना की भाषा को देखते हैं तो वो व्याकरणों के नियम के हिसाब से परखने पर हमें बिल्कुल ही बेकार दिखाई देती है। भाषा का कोई सही तरीका या फिर सही नियम का पालन इस रचना में नहीं किया गया। ये बिल्कुल ही बिखरी हुई और भाषा के नियमों से अलग एक रचना इन्होंने यहाँ पे इसको बताया। आगे वो कह रहे हैं कि इस रचना में जो भी दोहे हैं और जिन खास छंदों का प्रयोग किया गया है उनकी भाषा तो इसमें समझ आती है, लेकिन जब हम छोटे छंद और इसमें शब्दों का जो बस दिखावा है उसकी तरफ देखें तो उनका बार बार इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इनका इस्तेमाल ऐसे किया गया है जैसे कि कोई क्या करता है, ज़बरदस्ती संस्कृत या प्राकृत जैसी भाषा को दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक हस्तलिखित प्रति में लिखा है, चंबरदाई लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास। गारसा दत्तासी ने इसे कन्नौजी बोली का काव्य कहा। अब हमें कुछ और जानकारी मिली इसकी भाषा को लेकर। एक पुरानी हाथ से लिखी हुई रचना की कॉपी है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसे पिंगल भाषा में लिखा गया, यानी कि पृथ्वीराज रासो को। वहीं पर अगर हम गारसा दत्तासी को देखें तो इनका कहना ये था कि जो पृथ्वीराज रासो है ये कन्नौजी बोली में लिखा हुआ एक महाकाव्य है। आगे हैं एक लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा के व्यवहारिक ढांचे को ब्रज भाषा का ये मानते हैं। तो इन्होंने किसका मान लिया? ब्रज भाषा का। और दशरथ शर्मा तथा मीना राम रंगा ने इसे प्राचीन राजस्थानी का माना। तो इस तरह हमने इसकी भाषाओं को लेकर अलग अलग विचार देखे। अब यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इन्होंने भी इस रचना पे अपने विचार दिए और इनका कहना है, वस्तुतः अपभ्रंश के बाद प्रायः पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं उत्पन्न हुई। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में डिंगल और पूर्वी राजस्थान और ब्रज मंडल में पिंगल। काव्य परंपरा की दृष्टि से पिंगल में रचना करने वाले प्रायः चारण हुए और पिंगल में कृति कवि प्रायः भाट। पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान में मूलतः चंद बलिद भट्ट और अपभ्रंश भोत्तरभ्रंश में रचा गया और अनेक प्रक्षेपों के साथ अपने विभिन्न रूपांतरों में भी वह पिंगल की रचना है। तो ये जो डॉक्टर नामवर सिंह थे, इनका मानना ये था कि पुरानी भाषा यानी कि अपभ्रंश, इसके बाद क्या हुआ, पश्चिम भारत में दो मुख्य भाषाएं बनी। उसमें से एक तो थी पिंगल और दूसरी थी डिंगल। ये जो डिंगल में कवि लिखते थे उन्हें चारण कहा जाता था और जिन कवियों ने पिंगल भाषा में लिखा उन्हें कहते थे भाट। पृथ्वीराज रासो को पहले पूर्वी राजस्थान में लिखा गया था, लेकिन बाद के समय में इसमें बहुत कुछ बदल गया और जो रूप आज हमारे सामने आता है वो हमें पिंगल भाषा में दिखाई देता है। पश्चिमी भारत की किसी बोली पर आधारित भाषा मध्य देश की परिनिष्ठित एवं काव्य भाषा रही है। प्राचीन ब्रजी पूर्वी राजस्थानी कहने से यदि बात प्रकट होती है, वस्तुतः पृथ्वीराज रासो मूलतः अपने रचना काल की परिनिष्ठ मध्य देशीय भाषा काव्य में रचा गया होगा, जिसका व्यवहारिक ढांचा अनेक प्रक्षेपों के बावजूद अभी भी सुरक्षित है। तो ये जो रचना है इसमें समय के साथ क्या हुआ, बहुत सारी अलग अलग चीजें जुड़ गई, फिर भी इसका जो मूल रूप था वो अभी भी बचा हुआ है।
मध्य देश में एक खास काव्य भाषा चलती थी जिसे कि पुराने समय में ब्रज या फिर पूर्वी राजस्थान जो है कहा जाता था। और ये जो पृथ्वीराज रासो है ये असल में उसी मुख्य भाषा में लिखा गया था। और आज भी अगर हम इसके व्याकरण को देखें तो इसके व्याकरण का जो तरीका है वो हमें बहुत साफ दिखाई देता है। रासो की भाषा पर विचार करते समय स्वयं रासोकार की इस उक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिसके अनुसार उन्होंने काव्य भाषा को षड्भाषा पुराणम च कुरानम च कथितम मया जो है कहा है। यह षड्भाषा एक प्रकार की उक्ति रूढ़ी है, लेकिन यह काव्य भाषा विषय गुत्थी को जो है सुलझाती भी है। तो यहाँ बताया कि जब हम इस रचना की भाषा के बारे में सोचते हैं तो हमें इसमें लिखी हुई एक पुरानी बात याद आती है जिसे कि बड़भाषा कहा गया है। ये बात हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद करती है कि आखिर इस रचना की जो भाषा है वो कैसी है। अब इस पर आगे क्या कहा है वो देखते हैं। यहाँ पे है, बात यह है कि काव्य भाषा का व्यवहारिक ढांचा मूलतः तो किसी एक ही बोली या भाषा पर है टिका होता है, किंतु काव्य भाषा में अनेक क्षेत्रों की शब्दावली जो है वो समाहित है, बल्कि थोड़ा बहुत व्याकरणिक रूप भी क्षेत्रीय बोलियों से जो है प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ बताया कि जो काव्य की भाषा होती है ना उसमें हमें कई क्षेत्रों के जो है शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो किसी एक ही बोली पर टिकी होती है, चाहे वो कोई भी रचना हो। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने की वजह से उस पर बाकी बोलियों का जो असर है वो थोड़ा बहुत पड़ सकता है। मध्य देश की काव्य भाषा आजकल खड़ी बोली पर टिकी है, किंतु उसमें अवधी, ब्रजी, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी आदि बोलियों के शब्द भी जो है समाहित है। यदि मैथिली क्षेत्र के कवि दिनकर जो है वो खड़ी बोली में रचना करेंगे तो मैथिली का रंग आ जाना जो है स्वाभाविक है। जैसे आगे की भाषा में पंजाबी या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा में जो है मालवी। तो यहाँ बताया कि जैसे आज की जो हिंदी है जो कि खड़ी बोली पर टिकी है, लेकिन फिर भी हमें इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और राजस्थानी इन सभी क्षेत्रों के शब्द जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर बिहार का कोई कवि हिंदी में कविता लिखेगा तो उसकी जो भाषा होगी उसमें हमें थोड़ा असर उसके इलाके का भी दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम अज्ञे की भाषा को देखें तो उसमें हमें पंजाबी दिखाई दे जाती है, भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा को देखें तो उसमें हमें मालवी बोली के शब्द जो हैं वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही स्थिति रासो की काव्य भाषा के विषय में भी जो है समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने षड भाषा की इस रूढ़ी पर प्रामाणिक तौर पर जो है विचार किया है। तो यहाँ पे यही है कि ये सभी बातें जो है वो हमें पृथ्वीराज रासो की भाषा के लिए भी समझनी होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे इन्होंने बहुत बारीकी से इस बात पर गौर किया कि जो पुरानी काव्य भाषा है वो ऐसी ही जो है मिली जुली होती है। यद्यपि एक सामान्य ऐतिहासिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही जो है सीमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा जो है वो बराबर बनाए रखती है। इसी संदर्भ में उन्होंने भिखारी दास के काव्य निर्णय का निम्नलिखित दोहा जो है उद्धृत किया, जो कि षड भाषा का एक विश्लेषण करता है। अब इस दोहे को देखते हैं। ये दोहा है, ब्रज मागधी मिले अमर, नाग यवन बाखानी, सहज फारसी हूँ मिले षड, विधि कहत बखान। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि साहित्य जो है इसकी कोई भाषा सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, फिर भी उसका अपना एक खास तरीका होता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर भिखारी दास ने क्या किया, इनकी एक रचना थी काव्य निर्णय, इसमें दोहा लिखा था जो कि बड़ भाषा के बारे में बता रहा है। इस दोहे का मतलब ये है कि ब्रज, मागधी, संस्कृत, प्राकृत, फारसी और जो यवन है, इन जैसी अलग अलग भाषाओं का जो मिठास है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। अर्थात ब्रजी, मागधी, अमर, नाग, यवन और फारसी सहज रूप से मिलती हैं और यही क्या है, षड्विधि भाषा कहलाती है। तो यहाँ बताया कि षड्विधि भाषा कौन सी होती है, जिसमें इन सभी भाषाओं के जो है शब्द शामिल हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चंद में षड्भाषा पुराणम च कुरानम च कथितम मया कहा तो उनका तात्पर्य 6 भाषाओं में काव्य रचना का नहीं था। उनकी काव्य भाषा में षड्भाषा मिली है। मध्य देश की काव्य भाषा में अनेक क्षेत्रीय शब्दों का जो है समावेश था, यह आशय है। पुराणम संस्कृत और कुरानम से आशय तुर्की, अरबी और फारसी से जो है होना चाहिए।
तो यहाँ पे बताया गया इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो है 6 भाषाओं को मिलाकर कविता लिखी थी, बल्कि बड़ भाषा का मतलब है कि मध्य भारत में जो काव्य भाषा इस्तेमाल होती है उसमें क्या होता है, आसपास के कई इलाकों के शब्द जो है मिल जाते हैं, इसे ही बड़ भाषा कहा जाता है। पुरानम शब्द जो है वो यहाँ संस्कृत के लिए, कुरानम शब्द तुर्की, अरबी और फारसी भाषा के लिए जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। रासों की भाषा आदिकालीन साहित्य की काव्य भाषा है। आदिकाल को संधि काल कहा जाता है। उसकी काव्य भाषा में शीयमान अपभ्रंश की भाषाई प्रवृत्तियों और उदीयमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मेल है। अपभ्रंश की प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और आधुनिक भारतीय भाषाएं पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हुई है, किंतु रासों में पुरानी हिंदी का स्वरूप जो है वो झलकने लगता है। तो रासों की जो भाषा है वो आदिकालीन साहित्य की भाषा है और उस समय को संधि काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय पर पुरानी अपभ्रंश भाषा जो है वो खत्म हो रही थी और जो नई आधुनिक भाषाएं हैं इनका जन्म हो रहा था। तो रासों में इन दोनों ही भाषाओं का हमें मेल दिखाई देता है। अभी पुरानी भाषा को पूरी तरह जो है वो खत्म नहीं हुई थी और जो नई भाषा थी वो पूरी तरह स्थापित भी नहीं हुई थी, लेकिन इसमें हमें पुरानी हिंदी की एक साफ झलक जो है वो दिखाई देती है। पुरानी हिंदी अपभ्रंश से मिलती जुलती होने पर भी 3 प्रवृत्तियों के कारण जो है अपभ्रंश से भिन्न एवं विशिष्ट हो जाती है। और वो प्रवृत्तियां कौन सी है? पहला तो है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, दूसरा है प्रसर्गों के प्रयोग की बहुलता और तीसरा है तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन। क्षतिपूरक दीर्घीकरण जैसे कि अज का आज, इसको समझते हैं पहले। यहाँ बताया गया कि ये जो भाषा पुरानी अपभ्रंश जैसी लगती है, लेकिन फिर भी ये जो है उससे अलग है। अब उससे अलग होने के 3 कारण यहाँ बताए गए हैं। पहला कारण तो है क्षतिपूरक दीर्घीकरण, यानी कि इसमें जो है शब्दों को खींचकर बोला जाता है, जो अब पुरानी अपभ्रंश से अलग जो नई भाषा है उसको। दूसरा है प्रसर्गों के प्रयोग की बहुलता, यानी कि इसमें प्रसर्ग का जो है ज़्यादा प्रयोग मिलता है। प्रसर्ग यानी हम कारक चिन्ह कह सकते हैं, जैसे कि ने, से, का, के, की, तो इनका हमें प्रयोग ज़्यादा मिलता है। और तीसरा है तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन, यानी कि इसमें संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं इनका हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रह्मांड शब्द, तो इसका यहाँ पे बहुत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे बताया भी क्या उदाहरण देके, जैसे कि अज है, क्षतिपूरक में क्या होता है, शब्दों को बढ़ाकर लिख देते हैं, तो अज की जगह आज का प्रयोग होने लगा। यहाँ उदाहरण दिया है कली मज्जिल जुग्गू को करई आज। तो प्रसर्गों के प्रयोग की बहुलता यहाँ पर है, एक ही पंक्ति में के, ते, से, इन सब प्रसर्गों का प्रयोग हुआ है। और ऐसा एक उदाहरण दिया है शशि के मुक्ते आही के निकसे, तो ये इसका उदाहरण है। तीसरा यहाँ पे उदाहरण दिया है तत्सम शब्दों का, जैसे कि ब्रह्मांड, इसका प्रयोग हुआ है। इसका भी है, पंक्ति है संकीय ब्रह्मांडम गाह्यम। आगे देखो, पृथ्वीराज आसु की भाषा में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, इन दोनों की भाषाई प्रवृत्तियों का जो है हमें मेल दिखाई देता है। रासों में शब्दों का बहुविधि प्रयोग है। धर्म धम भी हो सकता है और धर्म भी। यह बहुत कुछ तो कवि की ओर से ली जाने वाली छूट है। इस छूट की भी परंपरा है। तुलसीदास जैसे कवि भी जो है लसित ललाट पर लिखते हैं, काशी मग सुरसुरी क्रम नासा, यानी कि कर्मनाशा। और दूसरे जैसे कि बिम्स में अनुमान किया है, यह भाषा की संक्रमणकालीन स्थिति का भी प्रभाव हो सकता है। अनुस्वार लगातार शब्दों को छोकने की प्रवृत्ति पर झंकार के लिए है, किंतु इतनी अधिकता कभी खींच और कभी मनोरंजन जो है उसे उत्पन्न करती है। तो यहाँ बताया कि जो पृथ्वीराज रासो है इसमें हमें अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, इन दोनों का ही एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसमें शब्दों को लिखने की भी जो है अपनी एक मर्जी है, जैसे कि इसमें धर्म की जगह जो है धम्म शब्द लिखा गया है, और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो कवि हैं वो क्या करते हैं, वो शब्दों के साथ थोड़ी बहुत छूट लेने की परंपरा को अपनाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है तुलसीदास का। भाषा के जानकारों का भी मानना है कि उस समय की जो भाषा थी उसमें ये सब जो बदलाव आ रहे थे ये इन्हीं का असर था, तो ये सब जो है इनका मानना था। आगे ये भी है
कि शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगाकर लिखने का ये जो रिवाज है ये इसलिए था ताकि कविता जो है वो सुनने में अच्छी लगे, लेकिन कभी कभी इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता था कि पढ़ने वाले में जो है ये थोड़ा पढ़ने में जो है थोड़ा अजीब लगने लग जाता था अनुस्वार का प्रयोग। इसीलिए कभी कभी इसे पढ़कर जो है हंसी या फिर मनोरंजन भी हमें दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासों में छंदानुरोग से लघु को गुरु और गुरु को लघु बनाने की प्रवृत्ति है, जैसे कमलनु को कमलानु और आहार को आहार। लघु मतलब बड़ी मात्रा को लघु कहते हैं और लघु मतलब छोटी मात्रा और गुरु मतलब बड़ी मात्रा। तो पृथ्वीराज रासों में जो है बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा बनाना और छोटी को बड़ी बनाना ऐसा भी हमें दिखा है, जैसे कि कमलनु। अब ल जो है इसमें कुछ भी कोई मात्रा नहीं है तो इसकी जगह जो है गुरु मात्रा का प्रयोग किया है, बड़े अ की मात्रा का। ऐसे ही आहार, ये गुरु मात्रा है, बड़ी मात्रा है, इसकी जगह इसको हटा दिया है तो ये लघु उसको बना दिया गया है। तो ऐसा हमें पृथ्वीराज रासों में कई जगह देखने को मिला है। अनुस्वार की अधिकता की तरह व्यंजन को द्वित बनाने की प्रवृत्ति भी जो है दिखलाई देती है, जैसे कि दिश्यत और गंजन। द्वित शब्द कौन से होते हैं? जहाँ पे दो शब्द एक जैसे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ज और ज एक जैसे हैं, बस एक आधा एक पूरा। ऐसे श यहाँ पे आधा यहाँ पे पूरा, तो इसे द्वित शब्द कहते हैं। इसका भी प्रयोग इस रचना में बहुत है। रूप गठन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय बात जो है लुप्त विभक्ति पदों का प्रयोग है। ले सब दासी सुजान, यानी सभी सुजान दासियों को लेकर। तो पृथ्वीराज रासों में विभक्ति यानी कि जो कारक चिन्ह है उनका भी लोप हमें दिखाई देता है। पृथ्वीराज रासों के शब्द समूह में सर्वाधिक संख्या तद्भव शब्दों की है, तो इसमें हमें ज़्यादातर तद्भव शब्द जो है वो दिखाई देते हैं। इसके पश्चात इनके अलावा हमें संस्कृत और फारसी आदि शब्द भी दिखाई देते हैं। अब कन्वट समय जो है लघुतम संस्करण में, इसमें हमें 3500 शब्दों का प्रयोग है और इसमें 500 शब्द तत्सम है, 20 फारसी के, शेष तद्भव और कुछ देसी भाषा के अवश्य हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि कौन कौन सी भाषा के कौन कौन से शब्द इसमें हैं। रासों के भाषा विचार की जो है समस्याएं हैं। सबसे प्रमुख समस्या मान्य पाठ की है, जिसे भाषा विचार का जो है आधार बनाया जाए। इसकी भाषा पर विचार करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रबंध काव्य है और अपने युग के इतिहास का प्रतिनिधि काव्य है। इसमें विविध क्षेत्रों के पात्र हैं, उनकी चरित्रगत विशेषताएं हैं, फिर भाषा की विविध स्तरीयता स्वाभाविक है। यह विविध स्तरीयता जो है रासों के महत्व को बढ़ाती ही है, घटाती नहीं। तो यहाँ बताया कि जब हम पृथ्वीराज रासों की भाषा के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने कुछ परेशानियाँ आती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम इस पूरी रचना के किस हिस्से को आधार मानकर इसकी भाषा को समझें, क्योंकि इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें जो हैं शामिल हैं। इसे पढ़ते समय हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये एक बड़ी कहानी वाली रचना यानी कि एक प्रबंध काव्य है जो कि उस समय के इतिहास को बताती है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं जिनकी अपनी अलग अलग आदतें और स्वभाव है, इसीलिए इसमें अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल होना जो है वो बहुत सामान्य है। और मैं ये भी बताऊं कि भाषा में ये अलग अलग स्तर होना जो है वो इस रचना की अहमियत को कम नहीं करता, बल्कि इस रचना की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो आज का टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पृथ्वीराज रासों की भाषा के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पृथ्वीराज रासों का काव्य रूप इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।